कभी सोचा है कि दिल की हर एक धड़कन, हर एक ख्याल और हर एक कदम के पीछे जो एनर्जी लगती है वो आखिर आती कहाँ से है? आज हम उसी अनदेखे इंजन को समझने वाले हैं जो हम सब कुछ चलाता है, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चलिए इस कमाल की एनर्जी फैक्ट्री के अंदर चल के देखते हैं कि काम कैसे होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो उस फ्यूल में कैसे बदल जाता है जिससे हम दौड़ते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसका जवाब छिपा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन असल में है क्या? इसे हमारी कोशिकाओं का अपना पर्सनल एनर्जी कन्वर्टर प्लांट समझिए। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज यानी कि शुगर को लेता है और उसे तोड़कर एटीपी नाम की एनर्जी के छोटे छोटे रेडी टू यूज पैकेट्स बना देता है। और यही एटीपी हमारे शरीर की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है, मतलब हर काम का पेमेंट इसी से होता है। तो इसका असली मकसद क्या है? बहुत सिंपल है, खाने से एनर्जी निकालना और उसे एक ऐसे फॉर्म में रखना जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके। एटीपी के बिना हमारी मांसपेशियां काम नहीं कर सकती, हमारा दिमाग सिग्नल नहीं भेज सकता, यहाँ तक कि हमारी कोशिकाएं खुद को रिपेयर भी नहीं कर सकती। सच कहें तो यही वो फ्यूल है जो जीवन के इंजन को हमेशा चालू रखता है। अब ये एनर्जी फैक्ट्री सिर्फ एक ही तरीके से काम नहीं करती। इसके पास 2 अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ मौजूद है या नहीं, और वो है ऑक्सीजन। तो आइए इन दोनों रास्तों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये 2 प्रोडक्शन लाइंस हैं। पहली एरोबिक, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और दूसरी एनएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के काम करती है। एरोबिक वाला रास्ता एक सुपर एफिशिएंट कारखाना है जो ग्लूकोज से एनर्जी की एक एक बूंद निचोड़ लेता है। वहीं एनएरोबिक रास्ता बहुत कम एफिशिएंट है, बस थोड़ी सी एनर्जी बनाता है, लेकिन ये तब काम आता है जब ऑक्सीजन की कमी हो। और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन रेसिपी। ये हमें बताती है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स और सबसे जरूरी बहुत सारी एनर्जी बनाता है। ये सचमुच प्रकृति का सबसे बेहतरीन एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका है। तो ये कमाल का कारखाना है कहाँ? असल में ये 2 हिस्सों में बटा है। जो शुरुआती काम है वो कोशिका के मेन फैक्ट्री फ्लोर यानी साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन असली एक्शन जहां सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये होता कहाँ है, तो चलिए मेन असेंबली लाइन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है ताकि उसकी छुपी हुई एनर्जी को निकाला जा सके। इस असेंबली लाइन के 3 मेन डिपार्टमेंट हैं और हर एक का अपना खास काम है। शुरुआत होती है ग्लाइकोलिसिस से, फिर प्रोसेस जाता है क्रेब्स साइकिल में और इसका ग्रैंड फिनाले होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। चलिए एक एक करके हर डिपार्टमेंट को समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है ग्लाइकोलिसिस, जिसका मतलब ही है शुगर को तोड़ना। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड नाम के 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस पहले स्टेप के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। एनर्जी के मामले में देखें तो ग्लाइकोलिसिस से हमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का छोटा सा फायदा होता है। ये ज्यादा नहीं लगता, पर एक बहुत जरूरी पहला कदम है। इसी से वो पायरुविक एसिड बनता है जो अगले डिपार्टमेंट के लिए फ्यूल का काम करेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड एक दोराहे पर खड़ा होता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में बदल जाता है। तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है तो हम पहुंचते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस साइकिल को एक ऐसे इंजन की तरह सोचिए जिसमें फ्यूल डाला जाता है और वो घूमकर एनर्जी निकालता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को धुएं के रूप में बाहर छोड़ता है, वही CO2 जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। क्रेब्स साइकिल सीधे सीधे सिर्फ 2 एटीपी ही बनाता है, लेकिन इसका असली काम है NADH और FADH2 जैसे एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स बनाना। इनको आप एनर्जी के चेक समझिए।
ये अभी कैश यानी एटीपी नहीं है, लेकिन ये बहुत कीमती है और आखिरी स्टेप में कैश कराए जाएंगे। और अब आता है ग्रैंड फिनाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीसी। ये वो जगह है जहां वो सारे चेक यानी NADH और FADH2 कैश कराए जाते हैं। इसे एक पनबिजली बांध की तरह सोचिए। इलेक्ट्रॉन्स एक चेन से नीचे बहते हैं, जैसे पानी बांध से नीचे गिरता है, और ये बहाव एक टरबाइन को चलाता है जो ढेरों ATP बनाता है। और आखिर में उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ता है? जी हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ये पूरी लाइन ही ठप पड़ जाती है। तो अब जब हमने पूरी असेंबली लाइन का टूर कर लिया है, तो अब फाइनल हिसाब किताब करने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि हमारी एनर्जी फैक्ट्री एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल कितनी ATP बनाती है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही सिर्फ 2-2 ATP का योगदान करते हैं, मतलब टोटल 4। लेकिन असली जैकपॉट तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लगता है, जो अकेले 32 से 34 ATP मॉलिक्यूल्स बनाती है। यहाँ से बिल्कुल साफ है कि बड़ा मुनाफा कहाँ से आ रहा है। तो कुल मिलाकर एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 से 38 ATP मॉलिक्यूल्स की शानदार पैदावार होती है। ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। ये चार्ट सारी कहानी साफ साफ बता देता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाले 36 से 38 ATP की तुलना में अनएरोबिक रास्ता सिर्फ 2 ATP बना पाता है। ये एक हाई पावर इंजन और एक छोटे से मोटर के बीच का फर्क है। इससे पता चलता है कि हम जैसे जटिल जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब जब हमने ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स देख ली हैं, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो सेल्यूलर प्रोसेस है, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। ये सचमुच में हमारे अस्तित्व का वो इंजन है जो हर उस चीज को पावर देता है जिसे हम जीवन कहते हैं। तो ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये फैक्ट्री ही सबको चलाती है। यही वो एनर्जी है जिससे हम बढ़ते हैं, ठीक होते हैं, अपने शरीर को गर्म रखते हैं, और यहाँ तक कि इस वक्त इस बात को समझ भी पा रहे हैं। हमारी हर एक कोशिका इस छोटे से कारखाने के बिना रुके चलने पर निर्भर है। ये छोटी सी फैक्ट्री जीवन को वैसा बनाती है जैसा हम उसे जानते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर जीवन किसी दूसरे तरह के इंजन के आसपास विकसित हुआ होता तो कैसा होता? शायद बहुत धीमा, या शायद किसी ऐसी दुनिया में जहां ऑक्सीजन ही ना हो। इसी सवाल के साथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।